हेलो दोस्तों। हम लोगों ने पहला चैप्टर क्लास 6 का ज्योग्राफी का पढ़ लिया है और आज हम लोग चैप्टर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। और जैसा कि इसमें सिलेबस में देखा जाए तो टोटल 8 चैप्टर हैं, जिसमें से पहला था सौरमंडल में पृथ्वी, जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग दूसरा चैप्टर ग्लोब, जिसमें अक्षांश एवं देशांतर, आज हम लोग इसको पढ़ेंगे। और चलिए हम लोग देरी ना करते हुए अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं और इसमें देखते हैं कि क्या क्या इम्पोर्टेंट है। पहले हम लोग देख लेते हैं कि इसमें पढ़ना क्या क्या है। इसमें जैसा कि चैप्टर के नाम से ही पता चल रहा है, हम लोगों को अक्षांश और देशांतर के बारे में जानना है। उसके बाद और देख लेते हैं इसमें क्या क्या है। ये देखिए फिगर के अकॉर्डिंग भी इसमें समझाया गया है और हम लोग इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। देशांतर क्या है ये भी समझाया गया है। ग्रिड का फिगर बना हुआ है। उसके बाद फिर ये एक और फिगर दिया गया है, देशांतर और समय, इसका भी दिया गया है इसमें। और फिर हम लोग अपने अभ्यास प्रश्न करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। इसमें पहला दिया हुआ है ग्लोब। तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहले थोड़ा सा फर्स्ट चैप्टर के बारे में जान लेते हैं कि हम लोगों ने पढ़ा क्या क्या था। फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों ने उसका नाम था सौरमंडल में पृथ्वी। इसमें हम लोगों ने खगोलीय पिंड के बारे में जाना था और हमारे ग्रह कौन कौन से हैं इसके बारे में जाना था। सौरमंडल में हमारे कितने ग्रह हैं और उनका क्रम क्या है। जो क्रम वाला क्वेश्चन है ये इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। और फिर उसके बाद पृथ्वी के बारे में बताया गया था और इसको जो है पृथ्वी को हम लोग अद्भुत ग्रह भी कहते हैं, ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। और क्यों कहते हैं इसका हम लोगों ने क्वेश्चन में कर लिया है। और फिर सेकंड था हमारा चंद्रमा। चंद्रमा के बारे में भी हम लोगों ने थोड़ा बहुत जाना था। फिर था हमारा टॉपिक क्षुद्र ग्रह, इसके बारे में भी जाना था। और उल्का पिंड, इसके बारे में भी हम लोगों ने जाना था। इसी के अंतर्गत आकाशगंगा और ब्रह्मांड, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने जाना था। तो चलिए अब हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2, जिसका नाम है ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। अब इसमें हम लोग देखते हैं, इसमें लिखा हुआ है पिछले अध्याय में हम पढ़ चुके हैं कि हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है। तो कैसी है हमारी पृथ्वी? हमारी पृथ्वी जो है चपटी है। ठीक है, इसमें आगे लिखा हुआ है यह उत्तर एवं दक्षिण ध्रुवों पर थोड़ी सी चपटी है तथा मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यह कैसी दिखती है? इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपनी कक्षा में सावधानी पूर्वक ग्लोब को देखिए। देखिए बगल में एक फिगर ड्रॉ किया गया है और जो हमारा क्या है, एक ग्लोब है। और इसमें चलिए हम लोग देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है आगे। एक सेकेंड, ये देखिए ये वाला फिगर हमारा ग्लोब है। अब इसके बाद फिर हम लोग देखते हैं ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। ये देखिए ये ग्लोब, मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ तो आप लोगों को क्लियर दिखाई पड़ेगा। ये देखिए इसमें, ये देखिए जो एक एरो बना हुआ है, ये हमारा अक्ष होता है जिस पर हमारी पृथ्वी घूमती है। ग्लोब विभिन्न आकार के हो सकते हैं। बड़े ग्लोब जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जा सकते, पॉकेट में रखने योग्य छोटे ग्लोब तथा गुब्बारे जैसे ग्लोब जिसमें हवा भरी जा सकती है एवं आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाया जा सकता है। ग्लोब स्थिर नहीं होते हैं, उसे प्रायः घुमाया जा सकता है। जो ये ग्लोब का फिगर बना हुआ है इसको आप लोग रोटेट भी कर सकते हैं, वही इसमें बताया गया है। जैसे कुम्हार का पहिया या लट्टू घूमता है, इसमें एग्जाम्पल के तौर पे भी समझाया गया है। जैसे कि कुम्हार का पहिया आप लोग देखे होंगे और लट्टू को बचपन में सब लोगों ने ज़रूर नचाया होगा, वही चीज़ का एग्जाम्पल दिया है इसमें। ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया गया है। इसमें जो है इस ग्लोब में महाद्वीप और महासागर, इन सब चीज़ों के बारे में बताया गया है। अब इसमें हम लोग देखते हैं, इसमें लिखा हुआ है पृथ्वी के समान गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन
करना कठिन है। अब प्रश्न यह उठता है कि इस प्रकार किसी स्थान की स्थिति कैसे बताई जा सकती है। इसके लिए हमें कुछ बिंदुओं पर रेखाओं के संदर्भ की आवश्यकता होती है। आप देखेंगे कि सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है, जिसे अक्ष कहा जाता है। ये देखिए, इसमें ये जो हमने बताया था इस फिगर में ड्रॉ किया गया है, ये अक्ष यही है जिसे अक्ष कहा जाता है। ग्लोब पर दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है उसे उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है। और ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जा सकता है। लेकिन याद रखें, इन दोनों में एक अंतर है। पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं होती, यह अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है, जो एक काल्पनिक रेखा है। एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है। अब हम लोग आगे देखते हैं इसके बारे में। इसमें अक्षांश को, ये जो फिगर आप लोगों को दिख रहा है अपने दाईं साइड में, इसमें जो है अक्षांश के बारे में बताया गया है। फिर लिखा है इसे विषुववृत्त कहा जाता है। पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिण वाले आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। ये दोनों बराबर के आधे भाग होते हैं। इस प्रकार विषुववृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है एवं यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। विषुववृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश या फिर समांतर रेखाएं कहा जाता है। इसको अंशों में मापा जाता है। इसमें आप देख सकते हैं कि इस फिगर में दर्शाया गया है। विषुववृत्त शून्य अंश अक्षांश को दर्शाती है। चूँकि विषुववृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 है, अतः इसका माप होगा 360 अंश का 1/4 यानी 90 अंश। इस प्रकार 90 अंश उत्तरी अक्षांश उत्तर ध्रुव को दर्शाता है और 90 अंश दक्षिणी अक्षांश दक्षिण ध्रुव को दर्शाता है। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा देती हूँ कि इसमें क्या है। ये वाला जो हमारा पॉइंट है, ये हमारा उत्तरी ध्रुव है और ये नीचे वाला हमारा दक्षिणी ध्रुव है। ठीक, तो अब हम लोग नेक्स्ट शुरू करते हैं। विषुववृत्त शून्य अक्ष अंश को दर्शाती है। चूँकि विषुववृत्त के दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 है, अतः इसका माप होगा 360 अंश का 1/4 यानी 90 अंश। और 90 अंश उत्तरी अक्षांश उत्तर ध्रुव को दर्शाता है और 90 डिग्री दक्षिणी भी होता है हमारा। अब चलिए इसमें हम लोग देख लेते हैं इसमें इस फिगर के बारे में। इस वाले फिगर को हम थोड़ा सा आप लोगों को समझा देते हैं इसमें क्या क्या बताया गया है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ये देखिए यहाँ पे, एक सेकेंड, ये देखिए यहाँ पे उत्तर ध्रुव दिया हुआ है और यहाँ पे दक्षिण ध्रुव। इसमें जो है 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है और 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है यहाँ पर। और इसमें बीच में जो हमारी है ये भूमध्य रेखा होती है या फिर इसको हम विषुवत रेखा भी बोलते हैं। और इसमें 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश ये हमारी कर्क रेखा है, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश ये हमारी मकर रेखा है। अब इसमें हम आप लोगों को बताते हैं, ये जो फिगर दिया हुआ है इसमें देख सकते हैं हम लोग कि क्या क्या दिखाया गया है। तो ये देखिए, इसमें ये बीच वाला जो होता है ये हमारा कटिबंध होता है। ठीक है, अब इसमें हम आप लोगों को दिखा सकते हैं, बीच वाली जो हमारी रेखा है ये हमारी है विषुवत वृत्त, इसी को भूमध्य रेखा भी कहते हैं, और कर्क रेखा, और फिर नीचे वाली हमारी मकर रेखा होती है। अब हम देखते हैं उत्तरी ध्रुव और कर्क रेखा के बीच के क्षेत्र को हम उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। ठीक, और भूमध्य रेखा और इधर जो हमारी भूमध्य रेखा, मकर रेखा और दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र को दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं।
देखिए इस जो शीतोष्ण लिखा है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं ये हमारा उत्तरी ध्रुव होता है और नीचे वाला दक्षिणी ध्रुव होता है। ऊपर उत्तरी शीत कटिबंध होता है, नीचे वाला हमारा पॉइंट दक्षिणी शीत कटिबंध होता है। इस वाले पैराग्राफ में यही चीज़ समझाया गया है। अब चलिए हम लोग अपना अगला देखते हैं। इसमें लिखा है महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं विषुववृत्त 0 डिग्री, उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री उत्तर तथा दक्षिणी ध्रुव हमारा ये है। अब उसके बाद जो है हम देखते हैं 4 अतिरिक्त महत्वपूर्ण अक्षांश हैं, जिसमें चलिए हम लोग नीचे जाते हैं। नीचे हम लोग देखते हैं तो हमारी चारों रेखाओं के बारे में यहाँ पे बताया गया है। पहली हमारी है उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा, ये हमारा पहला पॉइंट है। दूसरा हमारा है दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा, ये हमारा दूसरा पॉइंट है। देखिए उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा स्थिति होती है, दक्षिणी गोलार्ध में हमारी मकर रेखा स्थिति होती है, ठीक है। और कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे है, ठीक। और मकर रेखा हमारी 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। विषुवत के 66.5 डिग्री उत्तर में उत्तर ध्रुव है। विषुवत रेखा के 66.5 दक्षिण में दक्षिण ध्रुव वृत्त, ठीक है। अब इसमें हम देखते हैं पृथ्वी के ताप कटिबंध। अब चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए इसमें 2 फिगर ड्रॉ किया गया है। जैसे यहाँ पे एक सॉलिड कोई चीज़ रखी गई है और इसमें देखा जा रहा है कि प्रकाश कहाँ पे ज़्यादा होता है। अगर हम कोई चीज़ सीधी रखते हैं तो हमारा प्रकाश एक ही स्थान पर रहता है और थोड़ा ही एरिया कवर करता है। लेकिन अगर हम ये जो हमारा सिस्टम है, अगर हम इसको थोड़ा सा तिरछा कर देते हैं तो हमारी प्रकाश की जो तेज है वो भी हम ज़्यादा एरिया कवर करता है। अब पृथ्वी के ताप कटिबंध हैं। पृथ्वी के ताप कटिबंध में चलिए हम लोग देखते हैं। इसमें लिखा है कि कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक मध्य ठीक ऊपर होता है। इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है तथा इसे उष्ण कटिबंध कहा जाता है। कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता। ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती जाती हैं। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुव एवं तथा दक्षिण गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिण ध्रुव वृत्त में के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है, इसलिए इन्हें शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। अब यहाँ पे हम लोग ध्यान देंगे कि ये जो हमारा पैराग्राफ है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसको एक सेकेंड। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं। ये पृथ्वी के ताप कटिबंध ये हमारा इम्पॉर्टेंट है। और उसके बाद अब हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं। देशांतर क्या है? देशांतर, अब हम लोग इसके बारे में जानते हैं। किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारियों की आवश्यकता भी होती है। आप देख सकते हैं कि प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप एवं हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश 20 डिग्री दक्षिणी पर स्थित हैं। उनकी सही स्थिति जानने के लिए यह पता करना होगा कि उत्तर ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा से पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है। इस संदर्भ रेखाओं को देशांतरीय याम्योत्तर कहते हैं। ये देखिए हमारी देशांतर रेखाएं हैं। मतलब एक तरह से समझ सकते हैं कि ये जो हमारी पड़ी हुई रेखाएं होती हैं, खड़ी रेखाएं, ये हमारी देशांतर होती हैं और अक्षांश हमारा पड़ी हुई रेखाएं होती हैं। अब चलिए इसमें हम लोग देखते हैं। कहते हैं कि उनके बीच की दूरी को देशांतर के अंशों में मापा जाता है। प्रत्येक अंश को 1 मिनट, मतलब अगर कोई आपसे पूछे कि एक अंश बराबर कितने मिनट होता है तो एक अंश बराबर 1 मिनट होता है। ये चीज़ आप लोग ध्यान देंगे।
और यही चीज़ यहाँ पे बताया गया है। ये अर्धवृत्त हैं, उनके बीच की ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती है और ध्रुवों पर शून्य हो जाती है। यहाँ सभी देशांतरीय याम्योत्तर आपस में मिलते हैं। प्रमुख याम्योत्तर ये देखिए इस फिगर में दिखाया गया है। ये वाला फिगर जो है ये हमारा इम्पोर्टेंट है। इसमें बताया गया है कि कौन सा क्या क्या है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अक्षांश समांतर रेखाओं से भिन्न सभी देशांतरीय याम्योत्तरों की लंबाई समान होती है, इसलिए इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन था तथा सभी देशों ने निश्चय किया कि ग्रीनविच, जहां ब्रिटिश राजकीय वेधशाला स्थित है, से गुजरने वाली याम्योत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए। इस याम्योत्तर को प्रमुख याम्योत्तर कहते हैं। इसका मान 0 डिग्री है तथा यहाँ से हम 180 पूर्व तथा 180 डिग्री पश्चिम की गणना करते हैं। प्रमुख याम्योत्तरों तथा 180 याम्योत्तर मिलकर पृथ्वी को 2 बराबर समान भागों में बांटते हैं। इसमें पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध भी होता है। इसलिए किसी स्थान के देशांतर के आगे पूर्व के लिए अक्षर पूर्व तथा पश्चिम के लिए पश्चिम अक्षर पश्चिम का उपयोग करते हैं। यह जानना रोचक होगा कि 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम यामोत्तर एक ही रेखा पर स्थित है। अब ग्लोब पर अक्षांश समांतर रेखाओं एवं देशांतरीय याम्योत्तर के द्वारा बनी ग्रिड को देखो। अगर आपको किसी स्थान के अक्षांश एवं देशांतर की सही जानकारी हो तो ग्लोब पर आप उस स्थान का पता आसानी से लगा सकते हैं। दक्षिण उदाहरण के लिए असम में धुबरी, ये असम में एक प्लेस है। यहाँ पे कह रहा है कि धुबरी 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं 90 डिग्री पूर्वी देशांतर के पर स्थित है। अब उस बिंदु को देखें जहाँ ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं। यह बिंदु धुबरी का सही स्थिति होगा। अब ये देखिए कुछ प्रयोग दिया हुआ है, तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। अब इस फिगर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये है विश्व के समय क्षेत्र, ठीक है। देखिए यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट है, ये आप लोग देख लीजिए। यहाँ पे प्रशांत महासागर है, फिर हिंद महासागर, अटलांटिक और इधर प्रशांत महासागर, ठीक है। ये है हमारा यूएसए। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये दिया हुआ है हमारा, ठीक, ये हम लोगों ने अच्छे से देख लिया। तो अभी हम लोग यहाँ चलते हैं। अब इसमें है हमारा देशांतर और समय। समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रहों की गति है। देखिए हम लोग जानते हैं कि पहले पुराने ज़माने में जब हमारे पास घड़ी तो थी नहीं, जाहिर सी बात है, तो हम लोग पृथ्वी, चंद्रमा, इन सब की स्थिति देख करके पता लगा लेते थे कि टाइम क्या रहा होगा। जैसे कि जब सूर्य उगता है तो जाहिर सी बात है कि हम लोग ये समझते थे कि सुबह है अभी, ठीक है। और जब सूर्य हमारे सर के ऊपर जब उसकी स्थिति हो जाती थी तो हम लोग समझ जाते थे कि अब दोपहर का पीक पॉइंट है। फिर धीरे धीरे जब सूर्य की लालिमा कम हो जाती थी और शाम टाइम में बहुत ज़्यादा सूर्य लाल दिखाए, तब हम समझते थे कि अब शाम हो गई है। और फिर इसके बाद रात होता था। फिर तारों की स्थिति देख के हम लोग समझ जाते थे कि अब अंधेरा हो गया है और आकाश में तारे निकल आए हैं, मतलब कि अब रात है। तो वही चीज़ यहाँ पे बताया गया है। अब हम इसमें जानेंगे कि देशांतर और समय। समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रहों की गति है। यही चीज़ यहाँ पे बताया गया है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त प्रतिदिन होता है, जाहिर सी बात है, हम लोग को अच्छे से पता है इस चीज़ के बारे में। अतः स्वाभाविक ही है कि यह पूरे विश्व में समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है। स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जा सकता है, जो दोपहर में सबसे छोटी एवं सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सबसे लंबी होती है। देखिए इसमें परछाई के बारे में भी अनुमान के हिसाब से हम लोग जान सकते थे, ये बताया गया है। ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख यामोत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा, उस समय यामोत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगा। अब देखिए इसमें कुछ चीज़ें समझाई गई है। जैसा कि हम लोग जानते हैं पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूमती है, अर्थात वह 1 घंटे में 15 डिग्री
एवं 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। इस प्रकार ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजते हैं तथा ग्रीनविच में 15 डिग्री पूर्व में समय होगा 15 × 4 = 60 मिनट, अर्थात ग्रीनविच के समय से 1 घंटा आगे, अर्थात वहाँ दोपहर का 1 बजा होगा, लेकिन ग्रीनविच से 15 डिग्री पश्चिम का समय ग्रीनविच समय से 1 घंटा पीछे होगा, यानी वहाँ सुबह 11 बजे होंगे। यही चीज़ इसमें समझाया गया है। और चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे। हम कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं कि हम मानक समय क्यों मानते हैं, अलग अलग याम्योत्तर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में अंतर। अब देखिए इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। ये देखिए भारत की जो हमारी मानक याम्योत्तर है ये 82.5 डिग्री पूर्व में है, ठीक है। जैसा कि हम सभी लोग को ये पॉइंट ध्यान में रखना होगा, क्योंकि ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये पूछा भी जाता है, ठीक है। तो आप इस चीज़ को ध्यान देंगे। अब आगे हम लोग देखते हैं। अब इसमें दिया हुआ है कि आगे हम लोग देख लेते हैं। इसमें यही सब चीज़ समझाया गया है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। उदाहरण के लिए बहुत से देशांतरों से गुजरने वाली रेलगाड़ियों के लिए समय सारणी तैयार करना कठिन होगा। भारत में गुजरात के द्वारका तथा असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का समय है, और इसलिए यह आवश्यक है कि देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाली किसी याम्योत्तर के स्थानीय समय को देश का मानक समय माना जाए। इस याम्योत्तर रेखा के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। भारत में 82.5 डिग्री पूर्वी को मानक याम्योत्तर माना गया है। ये देखिए ये हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट है और इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे। ये देखिए ये यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें दिया हुआ है, इसे भारतीय मानक समय के नाम से जाना जाता है। कबीर भोपाल के निकट एक छोटे से गांव में रहता है। वह अपने मित्र आलोक से कहता है कि वे लोग आज रात्रि में नहीं सो पाएंगे। भारत एवं इंग्लैंड के बीच एक क्रिकेट मैच लंदन में 2 बजे अपराह्न में शुरू होगा, अर्थात भारत के समय अनुसार मैच शाम के 7:30 बजे शुरू होगा तथा देर रात्रि में समाप्त होगा। क्या आप जानते हैं कि भारत एवं इंग्लैंड के बीच समय का अंतर क्या है? भारत ग्रीनविच के 82.5 डिग्री पूर्व में स्थित है। यहाँ का समय ग्रीनविच के समय से 5.5 घंटा आगे है। ये चीज़ भी हम लोग ध्यान में रखेंगे और ये पॉइंट भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि कितना समय हम लोग आगे हैं। तो ये देखिए 5.5, अर्थात लंदन में दोपहर के जब 2 बज रहे होंगे तो भारत में शाम के 7:30 बज रहा होगा। ये चीज़ हम लोग ध्यान में देंगे। अब देखते हैं इसमें कि कुछ देशों का देशांतरीय विस्तार अधिक होता है, जिसके कारण वहाँ एक से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं। उदाहरण के लिए रूस में 11 मानक समयों को अपनाया गया है, क्योंकि रूस देखते हैं कि बहुत ही बड़ा देश है, बहुत ही बड़ी कंट्री है। तो वहाँ पे टाइम जोन 11 हैं अलग अलग, और हर समय पे एक, मतलब रूस तो एक है लेकिन वो इतना बड़ा है कि वहाँ पे हमको टाइम डिवाइड करना पड़ा, और वो भी 11 बार में डिवाइड है। और उन 11 प्लेसों पे एक समय पे अलग अलग टाइम हुआ रहता है। पृथ्वी को एक एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है, और इस प्रकार प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है। अब इसमें हम लोग अभ्यास के प्रश्न देख लेंगे। पृथ्वी का सही आकार क्या है, ग्लोब क्या है, कर्क रेखा का अक्षांशीय मान क्या है, पृथ्वी के 3 ताप कटिबंध कौन से हैं, अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं क्या हैं, ऊष्मा की सबसे अधिक मात्रा उष्ण कटिबंध क्यों प्राप्त करते हैं, जब भारत में शाम के 5:30 बजते हैं तब लंदन के दोपहर में 12 क्यों बजते हैं। अब उसके बाद ये क्वेश्चन अब आप लोगों को आ जाना चाहिए, और अगर आप लोगों को नहीं आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, हम इसको सॉल्व करके आप लोगों को बताएंगे। फ़िलहाल इतना पढ़ने के बाद आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए कि क्वेश्चन को कैसे करना है।
तो अब हम लोग अपनी क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं और अब हम लोग मिलते हैं क्लास के अगले टॉपिक के साथ। और तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अच्छे से पढ़ाई करिए। तो चलिए अब हम लोग अपनी क्लास को यहीं पे विराम देते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।